क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? हमें इसमें से मिलाना है एक दूसरे को। पहला दिया है हमें एसिटिक अम्ल, दूसरा है लैक्टिक अम्ल, तीसरा है ऑक्सैलिक अम्ल, चौथा है एस्कार्बिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो प्राप्त होता है हमें इसमें दिया है दही, पालक, नींबू वंश फल और सिरका। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरके में पाया जाता है। तो फर्स्ट का जो ए है वो मिलेगा फोर्थ से, जो ए है वो चौथे वाले से मिलेगा। इसमें यहाँ पे हमें कुछ एसिड दिए हैं और उनमें पाए जाने वाला जो कौन कौन सा किसमें एसिड पाया जाता है वो दिए हैं। तो पहला दिया है हमें एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरके में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा 4 वाले से मिलेगा। तो हम ऑप्शन से देखते हैं, ए का यहाँ दिया है सेकंड, तो ए का सेकंड ये गलत है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं जब पहला गलत है। दूसरा देखेंगे ए का सेकंड, ये भी गलत है। हमारा जो आंसर होगा या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा। देखो ए का इसमें दिया है फर्स्ट, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये फोर्थ होगा। लेकिन हम और आगे देखते हैं, दूसरा दिया है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दही में पाया जाता है। तो बी हमारा फर्स्ट से मिलेगा, तो वी फर्स्ट से आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो हमारा ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है, तो सी वाला दूसरे से मिलेगा। तो सी दूसरे से हो गया। और एस कार्बिक अम्ल नींबू वंशफल में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है। तो आमाशय में जो उपस्थित होता है वो HCl होता है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। तब X यानी HCl अधिक में स्रावित होता है। हमारे आमाशय में जो उत्पन्न होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हम साथ के साथ ऑप्शन भी देखते चलते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा सही है। पहला दिया है X मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो X हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये गलत है। दूसरा दिया है X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आगे देखते हैं हम। तीसरा दिया है X मिल्क ऑफ, ये भी हमारा आंसर गलत होगा। चौथा दिया है बाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी गलत होगा। नहीं, इसमें ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है। ये यहाँ पे भी बाई है, यहाँ पे भी बाई है। इसमें यहाँ पे एक्स होना चाहिए, यहाँ पे एक्स होगा। तो हम आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन दूसरा भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। बाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है जब हमारे आमाशय में बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl अम्ल उत्पन्न होता है, तो हम उसे उदासीन बनाने के लिए क्षार की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम MgOH का होल ट्वाइस कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। ये क्षार होता है जो हमारे आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है उसे उदासीन बनाता है। तो बाई यहाँ पे एक क्षार है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, और एक्स यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट ऑप्शन जो सही होगा वो फोर्थ होगा। एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और बाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, क्योंकि यहाँ बाई सोडियम कार्बोनेट दिया है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? हमें इसमें बताना है कि किसमें बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, इसमें भी बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग होता है। दही बनाने में भी होता है। देखो, डबल रोटी बनाने में, ब्रेड, डबल रोटी बनाने में, केक बनाने में, इन सब में खमीर का उपयोग होता है। खमीर क्या करता है, जब हम खमीर को मिलाते हैं और हम बेकर्स में रख देते हैं तो इसमें से CO2 उत्पन्न होती है। CO2 गैस उत्पन्न होने के कारण उसमें क्या होता है, वो स्पंजी हो जाती है और उसमें छोटे छोटे छेद से हो जाते हैं।
तो डबल रोटी पकाने में जीवाणुओं बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है, बाकी तीनों प्रोसेस में होता है, जैसे नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, दही बनाने में, गन्ने के रस के किण्वन में, इन सब में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग होता है। डबल रोटी पकने में जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। इसमें हम खमीर का उपयोग करते हैं, जिसे हम ईस्ट भी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला दिया है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा दिया है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जब हम भोजन को पाचन करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो ये बात सही है कि पाचन एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो हमें इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। दूसरा दिया है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रकाश संश्लेषण की आपने रिएक्शन देखी ही होगी। प्रकाश संश्लेषण में C6H12O6 और ऑक्सीजन से कराते हैं हम, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन की आपने रिएक्शन देखी होगी, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट होगा। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, हमें इसमें नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें इसमें ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है आयरन आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। तो हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। चलो नीचे देखते हैं पहले की रिएक्शन। पहले दिया है आयरन जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित करता है। ये बात सही है कि गलत है? देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है लेकर 12, सरदार का नाम, मैगे, अली, जाकर, फेंको, सीढ़ी, कोई, नई। उस सीढ़ी में कौन है? सुंदर, प्यारा, बप्पी, हैजो, क्यूट। इतनी काफ़ी है हमारे लिए। कॉपर तक आगे भी होती है। अब हम देखेंगे, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु पहले आती है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो धातु बाद में आती है उसकी कम होती है। Fe और जिंक को अगर हम देखें तो जिंक हमारा पहले आता है और Fe रिएक्टिविटी सीरीज में बाद में आता है। तो जिंक की जो रिएक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, Fe की कम होगी। Fe की कम होगी तो ये यहाँ से इसे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन होगी नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं केवल ए, ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। दूसरा देखते हैं ए और बी। ए वाला जिसमें ए दिया है वो ऑप्शन गलत होंगे। दूसरा देखते हैं जिंक। दूसरा दिया है जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, कॉपर की कम होती है, क्योंकि कॉपर बाद में आता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से विस्थापित करके ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लास्ट देखते हैं हम सी, कॉपर आयरन सल्फेट के विलयन से Fe को विस्थापित कर देता है। तो आयरन सल्फेट के विलयन से इसमें कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो कम है और आयरन की ज़्यादा है। तो कॉपर यहाँ से इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी नो रिएक्शन होगी। तो इसमें सी भी गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा केवल बी, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चीनी के दंश में, यहाँ चीनी नहीं होगा, यहाँ चींटी होगा। जो चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? हम इसे ऐसे याद करते हैं, एक फार्म हाउस होता है घर से बाहर, फार्म हाउस में, यहाँ बहुत सारा फार्म हाउस ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं। फार्म हाउस में बहुत सारी चींटियाँ रहती हैं, बहुत सारी चींटी रहती हैं। फार्म हाउस से हम याद करेंगे फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मिक अम्ल का HCOOH,
फॉर्मिक अम्ल। तो फार्म हाउस में बहुत सारी चींटी होती हैं तो फार्म हाउस पे वो हमें काट लेती हैं, तो हमारे अंदर वो कौन सा एसिड छोड़ जाती हैं? फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी के जो डंक में पाया जाता है उसे हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। इस नाम से भी आ जाता है ये कभी कभी, मेथेनोइक अम्ल। एक कार्बन होने के कारण इसे मैथ कहते हैं, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है, इसलिए इसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। एसिटिक एसिड अम्ल जो पाया जाता है वो सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है, और एस्कार्बिक अम्ल जो पाया जाता है वो नींबू वंश फल में पाया जाता है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। आगे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखेंगे। पूर्तिरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु है? तो अधातु वो होती हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो इसमें सल्फर भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, आयोडीन भी अधातु है, और ब्रोमीन भी अधातु है। तो हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आयोडीन होगा। आयोडीन एक अधातु होती है जिसका हम मुख्य उपयोग बैंगनी रंग के पूर्तिरोधी या रोगाणु रोधक विलयन बनाने में किया जाता है। इसे हम टिंकचर आयोडीन भी कहते हैं। इसे हम कौन सी आयोडीन कहते हैं? टिंकचर। इसे टिंकचर आयोडीन भी कहा जाता है, ये बात याद रखना। जो घाव पर क्या करती है? प्रतिरोधक के रूप में कार्य करती है। जो हमारे घाव पर एक प्रतिरोधक के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट ऑप्शन आयोडीन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? हमें इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है वायु स्थान घेरती है, तो ये बात सही है, वायु स्थान घेरती है। दूसरा है वायु में भार होता है, तो ये भी बात सही है, वायु में भार होता है। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, वायु हर जगह उपस्थित होती है, तो मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, मृदा में वायु होती है, तो ये बात गलत होगी। जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये बात सही है, जल चक्र में वायु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका राइट ऑप्शन इसमें पूछा है हमें कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड ही होगा, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण ओजोन परत के आवश्यक के लिए उत्तरदायी है? पहला दिया है हमें मैथेन। मैथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है CH4, और दूसरा दिया है हमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। दूसरा दिया है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, और हमें दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा दिया है हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो होता है CFC होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के अवक्षय के लिए भी उत्तरदायी होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम फ्रेऑन के नाम से भी जानते हैं, फ्रेऑन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे हम अम्लीय वर्षा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उपयोग है वो हम कहाँ करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग हम प्रशीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशनर या सोफों में काम आने वाली फोम, एरोसॉल स्प्रे आदि में काम आते हैं। तो हमें दिया है ओजोन परत के लिए जो आवश्यक होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो हम देखते हैं दूध में पोषक तत्व होते हैं हमारे, प्रोटीन होती है हमारे दूध में, कैल्शियम होता है, विटामिन D भी होती है, और इसके अतिरिक्त हमारा फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B12 जो होता है वो।
आदि तत्व पाए जाते हैं। दूध से क्या होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं और मांसपेशियों की मरम्मत होती है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, प्रोटीन, आयरन, लोहा, विटामिन डी। तो आयरन लोहा नहीं होता, ये गलत होगा। दूसरा दिया है प्रोटीन, कैल्शियम भी होता है। विटामिन डी, दोबारा से देखते हैं। सेकंड दिया है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। लेकिन आगे देखते हैं, प्रोटीन ये हमारा होगा ही नहीं, विटामिन सी है। कार्बोहाइड्रेट ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी।